वीडियो अपना ऑन रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो आज शिवरात्रि है। भगवान शंकर इस देश के पिता हैं और शिवरात्रि है। और इस बार कोविड की वजह से जो हरिद्वार से दिल्ली बहुत सारे मित्र कावड़ लेके आया करते थे, इस बार कावड़ नहीं आई क्योंकि कोविड की वजह से सरकार ने अनुमति नहीं दी। भगवान शंकर के लिए मैं एक छोटी सी कविता से आज इस कार्यक्रम को आरंभ करूंगा। कविता सुनने का तो आपको पता है क्या तरीका होता है, कुछ हाँ कुछ ना कुछ वाह वाह कुछ करना पड़ता है। तो मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। मेरा मूड आज कविता सुनाने का बन गया है, कम बनता है आज, पता नहीं क्यों बन रहा है, मुझे भी नहीं पता। सुनिए, चैट बॉक्स में कुछ बोल लिख दीजिएगा और मैं स्टार्ट होना चाहता हूं। ये सुनिए, भोले शंकर से मुस्काना सीखो जी, रिश्तों का हर ताना बाना सीखो जी। क्या बात है भाई, कुछ आवाज नहीं आ रही, आप लोग चैट बॉक्स में खामोश होकर बैठे हो, मैं ही बोल रहा हूं। हाँ, भोले शंकर से मुस्काना सीखो जी, रिश्तों का हर ताना बाना सीखो जी, खट्टी मीठी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। खट्टी मीठी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, एक दूजे से खूब निभाना सीखो जी। मानव ही क्या जीव मात्र से प्यार करो, मानव क्या जीव मात्र से प्यार करो, सांपों को भी गले लगाना सीखो जी। और चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर प्रेम की गंगा नित्य बहाना सीखो जी। खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी। और आखिरी की 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण बोल रहा हूं। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा, आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा, निज चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा, निज चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। कैसी लगी कविता आपको मुझे नहीं पता, अच्छी लगी तो ठीक है, मैंने तो भगवान शंकर को सुनाई है, आप लोगों ने भी सुन ली तो अच्छी बात है। आइए शेयरिंग से स्टार्ट करते कक्षा को। कुछ काम ढंग का करके आए हो आप लोग, तो चकपुरी को होस्ट बना दो, जो सबको बताने के लायक हो, तो मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि आप वो बात शेयर करें। यहाँ पे रोचकपुरी भाई साहब आ गए, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैंने उनको को होस्ट भी बना दिया है। बोलिए कौन बोलेगा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। पीके श्रीवास्तव जी बोलिए। आपका आपका ऑडियो बंद है, खोलिए, बोलिए। खुल गया सर। सर आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज आ रही है। हाँ सर, बस ये बस शेयरिंग थी। इस वीक में जो है मैंने 4 पॉलिसीज क्लोज करी हैं और 4 पॉलिसीज में ये है कि मेरा 2 पॉलिसी मतलब 2 पॉलिसी में एक में 36,000 का प्रीमियम आया है, एक में और 41,000 का प्रीमियम आया है और 2 मंथली मोड में करी है, जिससे कि मेरा प्रीमियम जो है करीब 25-26 हज़ार रुपये का आया है। तो ये एक मैराथन में हम अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए काम करते रहते हैं। तो कभी कभी भगवान ऐसे ही हमारे को ये सामने से कॉल आकर के पॉलिसी हो जाती है मेरी, यही शेयर करना था मैराथन में। ये है कि सर लोगों के साथ मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, अपना प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते करते प्रेयर भी मेरी चलती है, जिसके कारण से मेरा काम हो जाता है। तो यही शेयरिंग थी सर। वेरी गुड। अतुल जैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं? अतुल जी। यस सर, नमस्कार सर, बोलिए सर। सभी दोस्तों को बहुत बहुत सुबह का प्रणाम। कल हमारे डिवीजन में एमडीआरटी की मीटिंग थी और 2-2.5 घंटे की जो मीटिंग थी, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ बात करी गई। सिंगल प्रीमियम जो जीवन शांति है उसके बारे में बताया गया कि भाई कैसे हम उसको ई प्रॉपर्टी की तरह से या जीवन अक्षय को ई प्रॉपर्टी की तरह से दिखा सकते हैं कि
रेंटल वगैरह जो है वो काफी कम हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स भी नहीं बढ़ रहे, तो कुछ चीजें अच्छी सीखने को मिली और उसको लगेगा तो आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। पैरेलली जो ये अभी 31 जुलाई तक का जो कमीशन निकला है उससे डबल MDRT हो गई है, तो वो इस बार LIC ने भी हमारी वो इंट्रोड्यूस कर दिया है डबल MDRT। और बस ये मेरे साथ शेयरिंग थी कि काम रेगुलर चल रहा है। पिछले महीने भी कोई 2.5-3 लाख रुपए का प्रीमियम नया हमने बुक किया है और कंटिन्यूस मीटिंग कर रहे हैं। थोड़ी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स नहीं मिल रही है, ये एक समस्या है, लेकिन जितनी भी मिल रही है उसमें कंटिन्यूशन में लगे हुए हैं और कोशिश है, भगवान से प्रार्थना है कि जल्द आप लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि भाई हम अपनी COT बहुत जल्दी बुक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर माय साइड। साथियों, ये एक रिएक्शन का बटन होता है आपके जूम में, जिसमें आप बहुत सारे रिएक्शन दे सकते हो। देखिए मैं दे रहा हूं, ये मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाया, एक रिएक्शन ये है थम्स अप। अगर कोई श्रद्धांजलि अर्पित करनी हो तो ये है, अगर कोई हंसना हो, आश्चर्य प्रकट करना हो तो ये है, और यदि किसी से मोहब्बत हो गई है तो ये है, और यदि किसी पर फूल बरसाने हो तो ये है, और यदि और भी कुछ करना हो तो कुछ स्माइली और दिखाता हूं आपको मैं। तो आप जाके जब कोई बात अच्छी लगे तो उसको रिएक्ट करना सीखिए। मैंने कल परसों 5 लाख रुपए का प्रीमियम किया है। आप अगर सुनना चाहते हैं मैंने कैसे किया है, मैं कोई पॉलिसी बेचने नहीं गया था, मैंने एक सेंटेंस बोला और 5 लाख का प्रीमियम हो गया। आर यू इंटरेस्टेड? आप सुनना चाहते हैं क्या? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। मैं ऐसे नहीं सुनाता हूं, अगर आपकी भीतर आग है तो सुनाऊंगा, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपना आपको आइडिया मैं आपको दूं। आप इतने अच्छे नहीं हो कि मैं आपको अपना आइडिया दूं। हाँ, आप हमको कुछ तेल लगाओगे, कुछ हमारी प्रशंसा करोगे, हमारी तारीफ करोगे, राजेश भाई आप महान हैं, आप ग्रेट हैं, तो हम बोल देंगे, नहीं तो आपको हमें कोई ज्यादा बोलने का हमको शौक भी नहीं है। हम चुप रहते हैं, हम तो पैसा लेके बोलते हैं, हम प्रोफेशनल स्पीकर हैं, हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं। आपको क्या समझ रखा आपने हमारे को? बोले क्या नहीं बोले? बोले क्या? हाँ अब आ रहे हैं। वेरी गुड। सुनिए, हम एक मित्र के पास गए, मित्र को आप जानते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। मैं उसके यहाँ गया, मुझे पता लग गया था कि एक हमारे बड़े एजेंट, TOT एजेंट, उनको चेंज कर रहे थे और मेरे सामने ही फोन आ गया। और नालायकी मेरी थी, मैंने मिलवाया था, पर ऐसा होता है कभी कभी। एनीहाउ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान देखो कैसे साथ देता है। तो उन्होंने फोन पे कुछ सुना नहीं। हमने कहा भाई आपको पॉलिसी तो लेनी चाहिए, तो बोले पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए? अब राजेश चेतन के सामने सवाल था पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। तो मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोले 55। मैंने कहा अगले साल अगर आप लेना चाहोगे तो भी नहीं देंगे। पहली किस्त तो मैंने ये की। 55 के बाद बचपन नहीं लौटता, खत्म खेल। तो यहाँ आधा काम तो यहीं पर हो गया। फिर मैंने एक सवाल किया, मैंने ये बताओ कि जो आपने ये 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रखा है, ये दे के जाओगे कि छोड़ के जाओगे? हेलो, आप मेरे साथ हो क्या? MD, हाँ भाई, FPRD वालों मेरे साथ हो क्या? मैंने पूछा छोड़ के जाओगे कि दे के जाओगे? बोला क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा भाई संसार में निगम बोध घाट अपने साथ लेके तो कोई जा नहीं सकता, छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। और मैंने कहा एक तो ये है कि मजबूरी में छोड़ के गए, एक ये है अपने हाथ से बच्चों को दे के चले गए। अच्छा क्या है बता, इसमें से अच्छा क्या है? बोले दे के जाना अच्छा है। मैंने कहा दे के जाना अच्छा है तो देना शुरू कर दो। मैंने कहा एक दिन आखिरी दिन ही दोगे क्या सब कुछ? अभी से स्टार्ट करो। से के साथ में, और जो बाय प्रोफेशन ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी और अच्छा काम करते हैं।
MDRTs करते हैं, और सबसे एक BNI बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल है, उसके वो उसमें काफी डिफरेंट पोस्ट पे उन्होंने काम कर लिया है, और वो एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छे वक्ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक जब भी कोई बात बोलते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे रोचकपुरी जी से मुझे बहुत फायदा हुआ है। जब हमने, क्योंकि हम गोपीनाथ सर की क्लास हम कॉमन एक अटेंड करते हैं, तो जो बात मुझे उस टाइम क्लास के अंदर नहीं समझ आती, मैं वो चीज यदि रोचकपुरी सर से समझता हूँ तो वो मेरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाती है। तो मैं हमेशा से रोचकपुरी जी का धन्यवाद करता रहा हूँ कि उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इवन FPRT की लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है। पहले जो हमारा सबसे पहला सेमिनार था, उसमें भी वो वक्ता थे, और उन्होंने C+D=R जब समझाया था, उसके बाद पिछले 5 सालों में मैं कम से कम 200 लोगों को C+D=R समझा चुका हूँ। तो मेरे लिए वो मेरे गुरु हैं एक तरह से, और मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। मैं, यदि आप लोग भी सब उनको वेलकम रोचक सर लिखेंगे, रोचक भाई लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ओवर टू रोचक भाई। थैंक यू सो मच सर। देखिए 65 लोग क्लास में हैं, 65 के 65 वेलकम लिखेंगे तो माहौल बदल जाएगा क्लास का। सबको स्वागत करना चाहिए, स्पीकर का सबको स्वागत करना चाहिए। वेरी गुड, वंडरफुल। स्पीकर का मूड बन जाता है जब आप माहौल बनाते हैं। तो रोचक भैया आइएगा, स्वागत है। नमस्कार राजेश चेतन जी, नमस्कार दुर्गा भाई, एंड नमस्कार सभी FPRT बोर्ड मेंबर्स, नमस्कार सभी FPRT में जो लोग अभी इस सेशन को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से हम शुरुआत सीधी सी करते हैं, सेशन पे आ जाते हैं। मेरे बारे में जो है वो अतुल जी ने बता ही दिया है। मतलब कोशिश ये रहती है कि हम अपने आप को लर्निंग स्फीयर पे रखें, लर्निंग वाले सिचुएशन में रखें। तो रेगुलर बेस पे हम लर्निंग्स करते रहते हैं अतुल जी, हम लोग, मतलब जितने बोर्ड मेंबर्स हैं करीब सभी लोग किसी ना किसी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, और रेगुलर बेस पे हम लर्निंग करते रहते हैं। तो मैं भी उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ लर्न करता रहता हूँ, और एक कोशिश रहती है कि लर्निंग करते करते कुछ शेयर भी कर सकें, तो वो भी कोशिश रहती है। तो आइए हम बात करते हैं। हमारा जो आज की, आपने कुछ लोगों ने वीडियो देखी होगी आज के सेशन की। क्या आपने वीडियो देखा था आज के सेशन का, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था? तो अगर देखा तो प्लीज लिखिए यस, वीडियो देखा था। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों ने देखा है। ओके, थैंक यू सत्यनारायण जी, अग्रवाल जी, थैंक यू विश्वनाथन जी, थैंक यू कौशिक जी, नरेश जी, विकास अरोड़ा जी, जितेंद्र कुमार जी, सुरेश अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच। सो काफी लोगों ने ये वीडियो देखा, और उस वीडियो में हमने 3-4 क्वेश्चंस की बात की थी। और वो क्वेश्चन क्या थे कि मतलब क्या, मतलब हमारी कॉल क्लाइंट नहीं ले रहा है, या हमारे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, या हमारे को अपॉइंटमेंट भी हो गई है लेकिन वो प्रेजेंटेशन नहीं देख रहा है, या प्रेजेंटेशन देख लिया तो पोस्टपोनमेंट आ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप भी इस तरह के किसी प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहे हैं? अगर आप जूझ रहे हैं तो प्लीज यस लिखिए। ओके, सिर्फ अतुल जी जूझ रहे हैं। ओके, एंड आप भी इसका सोल्यूशन भी चाहते हैं? यस, कुछ लोग लिख रहे हैं, रावत जी, सुबोध जी, विवेक जी, मधु जी, शुभी जी, OnePlus, डॉक्टर कुलदीप जी नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। हम आपको सुनने आते हैं, अक्सर आपसे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, थैंक यू सर। हेमलता जी, BS रावत जी, वैभव जी, सुबोध पंडित जी। सो क्वेश्चन ये है कि मतलब सभी लोग कहीं ना कहीं, हम जब ये काम कर रहे हैं, इस काम को करने में कोई ना कोई चैलेंज आ रहा है। और चैलेंज, ज्यादातर चैलेंज क्या आ रहा है कि क्लाइंट या तो हमारा फोन उठाता नहीं है, उठाता है तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है, और अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो प्रेजेंटेशन नहीं देखता है, प्रेजेंटेशन देख लेता है तो पोस्टपोन होती है। तो ये करीब करीब हम सभी का चैलेंज है। तो अब अगर हम कोई भी चीज करते हैं जिसमें हम सक्सेसफुल होते हैं, तो हमें उसका बेसिक फंडामेंटल जानना चाहिए कि हम सक्सेसफुल कब होते हैं, या हमारे को कोई काम को करने में सक्सेस कब मिलती है। देखिए, मैं आपसे मतलब अगर जानकारी लेना चाहूँ तो अगर हम कोई काम पहली बार कर रहे होते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, या कोई काम हम बार बार कर रहे होते हैं तो हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं?
अगर आपको लगता है बार बार करते हैं तो प्लीज रिपीट लिखिए, आर लिख दीजिए। अगर आप कहते हैं पहली बार होता है बार बार करने से, राइट। तो हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारे को क्या होता है, तो अल्टीमेटली जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो वो चीज हमारे अंदर सबकॉन्शियस में समा जाती है, और हम किसी से बात करते हैं तो हम कंफर्टेबली बात कर पाते हैं, और कंफर्टेबली बात करते करते हमें वो रिजल्ट भी आने लग जाता है, राइट। तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि कोई भी काम करना है तो उसको करने में हमारे को चैलेंज आ रहा है, चैलेंज क्या आ रहा है हम उसको समझ लें, और वो चैलेंज क्यों आ रहा है उसको समझ लें, तो हमारा रिजल्ट भी बेटर हो जाएगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो लिखिए यस, राइट। सत्यनारायण जी मानते हैं इस बात को, मधु जी मानते हैं, अतुल जी मानते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, राइट। तो आज हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये 4 तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे को प्रॉब्लम आ क्यों रही है, हमारे को ये दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है। हमें इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसको अगर हम समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हम प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है और उससे कैसे जूझा जाए। तो सबसे बड़ी समस्या की जो जड़ है हमारी वो क्या है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो अक्सर हमने एफपीआईटी में कई स्पीकर्स को अक्सर सुना है, हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दिखता नहीं, जिसको बोलते हैं इंटेंजिबल प्रोडक्ट। यस। तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट क्या है कि यानी कि हम उसे दिखा के बेच नहीं सकते। हमने अगर कोई चीज बेचनी है, अगर कुछ बतानी है किसी को, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेन बेचना चाहते हैं तो आप बोलेंगे भाई ये पेन है, आप दिखाएंगे कि पेन कितना बड़ा है, इसकी दिखने में कैसा दिखता है, ये आपको पॉकेट में लगाओगे तो आपको सुंदर दिखेगा, आपका फ्लो पेन का बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये चीजें आपको आप दिखा के बात कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, उसको अगर हमें बेचना है, उसको बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। तो यानी कि हमें जो बताना है उसे बेचने के लिए वो इम्पोर्टेंट रखता है। अगर उस बात में दम है, अगर वो बात ठीक है, तो वो बंदा सामने वाला फोन भी उठाएगा, अपॉइंटमेंट भी देगा, प्रेजेंटेशन भी सुनेगा और क्लोजिंग पे भी आएगा। तो पहला तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हम बता रहे हैं या जो हम चीज में डील करते हैं वो एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, राइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। आप क्योंकि सब लोग हम लोग यहाँ पर डिजिटल लोग हैं, यहाँ पर सब लोग हम एफपीआरटी को एक लगातार जूम पे हम कर रहे हैं और बहुत सारे सेशंस को हम अटेंड कर रहे हैं जूम पे। तो मैं आपको सब इस चीज से वाकिफ है, सब लोगों को इस बात का पता होगा कि डेटा प्लान नाम की कोई चीज होती है कि जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो डेटा होता है। कितने लोगों को पता है? यस पता है तो लिखिए यस, नहीं पता तो लिखिए नो। डेटा होता है जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे जूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेटा है जिसके कारण ये इंटरनेट में मैं आपके पास रूबरू बात कर पा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दिल्ली से हैं, कुछ लोग दिल्ली से बाहर से हैं, तो सभी लोग इस बात को मानते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डेटा के कारण हम यहाँ बात कर पा रहे हैं, राइट। अब हम जब डेटा की बात करते हैं तो डेटा में भी एक प्लान होता है। डेटा में प्लान है कि आप 1 GB का डेटा ले रहे हैं, 2 GB का ले रहे हैं, राइट। जब हम डेटा की प्लान की बात करते हैं तो जितना जीबी का या जितना एमबी का हम प्लान की डाउनलोडिंग स्पीड लेते हैं उसके हिसाब से हम उस प्लान के पैसे देते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? यस और नो। अगर आप मानते हैं इस बात को तो यस लिखिए प्लीज, कि जो डेटा हम लेते हैं, खरीदते हैं, जितना डेटा की स्पीड ले रहे हैं उसके हिसाब से हमें पेमेंट करनी होती है। यस, काफी लोग यस बोल रहे हैं। मान लीजिए आपका डेटा आपने 1 GB की स्पीड का लिया फॉर एग्जांपल, और आपको स्पीड मिल रही है मान लीजिए केबीज में या मान 1 या 2 MB में, और आपका 100 MB 100 MB या मान लीजिए आपका 1 GB का डेटा की स्पीड है, तो आपको क्या लगता है आप उस सर्विस प्रोवाइडर को आप उसको प्लान के पैसे देंगे या आप उससे बात करेंगे, कंप्लेंट करेंगे भाई मैंने तो 1 GB का डेटा लिया और उसके हिसाब से मैं पैसे दे रहा हूँ बट मेरे को 1 MB की स्पीड आ रही है तो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू और मैं अपना चेंज कर रहा हूँ। क्या आप बात करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? यस, सत्यनारायण जी कह रहे हैं यस, मधु जी कह रहे हैं यस, यस चरण जी कह रहे हैं यस, यस। ओके, सिर्फ कुछ ही लोग कह रहे हैं, बाकी सब लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सुनील जी कह रहे हैं यस, सुरेश जी कह रहे हैं यस, कौशिक जी कह रहे हैं यस। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम डेटा ले रहे हैं, जिसके लिए हम पैसे दे रहे हैं, अगर वो डेटा हमें पूरा नहीं आ रहा है तो हम अपनी वॉइस रेस करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई हमने 1 GB का डेटा लिया था और मुझे स्पीड पूरी नहीं आ रही है, तो हम उसको वो पैसे नहीं देंगे या उसको कहेंगे हम शिफ्ट कर लेते हैं, राइट।
अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा की स्पीड और क्वालिटी के बेस पे हम पैसे दे रहे हैं, यस और नो? डेटा की स्पीड और क्वालिटी के बेस पे पैसे दे रहे हैं। आप अगर ये बात मानते हैं यस तो यस लिखिए प्लीज। सत्यनारायण जी कहते हैं, बीके शर्मा जी कह रहे हैं यस, राहुल जी कह रहे हैं यस, चरण जी कह रहे हैं यस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब मैं इस स्थिति सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं ठीक कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो यानी कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है, डेटा की क्वालिटी और स्पीड के बेस पे हम लोगों को, हम अपना सर्विस प्रोवाइडर को पैसे दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यार ये तो हमारे को बताने आया था, हमारे काम की बात, ये डेटा में क्या पड़ गया है, इसने कहीं टेलीकम्युनिकेशन कंपनी तो नहीं ज्वाइन करी? नहीं दोस्तों, यहाँ हमें एक समझने वाली बात ही समझनी है कि जो हमने बात की इंटेंजिबल प्रोडक्ट की, इंटेंजिबल प्रोडक्ट क्या है? जिसे हम दिखा सकते हैं वो टेंजिबल प्रोडक्ट है, जिसे हम नहीं दिखा सकते वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। तो जब हम कोई इंटेंजिबल प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, क्योंकि हम इंश्योरेंस को नहीं दिखा सकते, हम रिटायरमेंट प्लानिंग को नहीं दिखा सकते, आज व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कुछ खर्च करता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? हम ह्यूमन बींग्स, एक हमारे लिए होता है कि हम ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं कि मैं जो पैसा दे रहा हूं मुझे उसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो जो हम लोगों से जिस चीज में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं उनको इंस्टेंटली तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम अपनी बात को कैसे कहें, क्या कहें? यहाँ पे हमारा जो मोड है कि हमारा डेटा जो हम देना चाह रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति, क्लाइंट के पास में स्पीड और क्वालिटी अगर हमारी उस तरह से होगी जैसे 1 GB डेटा वाली है, तो वो स्पीड और क्वालिटी ही हमारे काम करेगी। वो हमारा फोन भी सुनेगा, हमारी प्रेजेंटेशन भी सुनेगा। क्योंकि जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टेंजिबलाइज करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, उसको समझाना पड़ेगा ये प्रोडक्ट क्या है। और ये बताने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है? कम्युनिकेशन। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज लिखिए यस, अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो प्लीज लिखिए नो। एक्सीलेंट सत्यनारायण जी, थैंक यू, आप इस चीज को मतलब आपने एग्री किया। अगर आप एग्री करते हैं इस बात को, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली कन्वे कि हम अपना इंटेंजिबल प्रोडक्ट को टेंजिबलाइज कर पाए, राइट? कुछ लोग यस लिख रहे हैं, राहुल जी यस लिख रहे हैं, मयंक जी यस लिख रहे हैं, विकास जी यस लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट को जब तक हम टेंजिबलाइज नहीं करेंगे, किस तरीके से? इन इट्स हाई क्वालिटी ऑफ डेटा, इन इट्स हाई क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डेटा, तब तक वो सामने वाला व्यक्ति, हमने जीबी 1 GB की स्पीड डाउनलोड करने की कोशिश की और उसका मोबाइल पर 1 GB आया ही नहीं स्पीड, तो वो हमें पैसे नहीं देगा। यानी हमें दो चीजों की बात समझने की जरूरत है। पहली बात हमें ये समझनी है कि मैंने जो डेटा देना है उसकी क्वालिटी क्या है, यानी मेरा जो कम्युनिकेशन विद माय क्लाइंट है उसकी क्वालिटी क्या है। जितनी बेटर मेरी क्वालिटी होती जाएगी उतना ही सामने वाला मेरी बात को सुनने के लिए रिसेप्टिव हो जाएगा और मेरा प्लान लेने को तैयार हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं आज की डेट में जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज कर रही हैं, हम देखते हैं कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हमें बेस्ट टू बेस्ट डेटा स्पीड और क्वालिटी देती है, हम उसके प्लान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेम ही हमारे साथ होता है कि जो हम अपनी कम्युनिकेशन से बेस्ट क्वालिटी ऑफ डेटा हम दे पाते हैं तो व्यक्ति हमारी बात सुनता है और समझने की कोशिश करता है। इफ यू एग्री विद इट, से यस। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यानी कि आज से हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि मेरे प्रोडक्ट को मेरे को समझना है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, मेरा प्रोडक्ट इनटेंजिबल प्रोडक्ट है और मेरे को इनटेंजिबल प्रोडक्ट को टेंजिबलाइज करना है। और टेंजिबलाइज करने के लिए सबसे बड़ा मात्र जो तरीका है वो है कम्युनिकेशन का। और कम्युनिकेशन में हमें, मेरे को अपने डेटा को, यानी जो मैं बोल रहा हूं उसकी क्वालिटी को हाई रखना है, उसकी स्पीड को बेटर करना है, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया जो मेरे पास आता है, कि मेरे ऊपर आता है कि मेरे को अपने आप को बेटर कैसे करना है। अब क्वेश्चन दूसरा आता है इसके बाद में कि यार डेटा तो मैं बढ़िया दे रहा हूँ, पर यार दूसरे बंदे ने, सामने वाले ने का जो फोन है, वो फोन जो है वो उसका नोकिया का शुरू में जो फोन आता था वो है, तो वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा, उसके पास ही फोन 2G का है, तो मैं क्या करूँ? मेरा तो डेटा बहुत बढ़िया है। ऐसा पॉसिबल है? यस, नो, मे बी। ऐसा होता है कि जो हमारे को स्पीड मिल रही है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से,
वो स्पीड तो इतनी लेवल की मिल रही है पर मेरे गैजेट्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उस हिसाब से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। यस नो में भी यस, कुछ लोग यस कर रहे हैं, यस ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरे पास स्पीड अच्छी आती है तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे जो लैपटॉप है या मेरा जो टीवी है या जिस भी गैजेट में मैं वो स्पीड को यूज करना चाहता हूँ वो आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। अब ये चीज हमारी लाइफ में कहाँ अप्लाई होती है, जब हम किसी को लोगों को बात करते हैं इंश्योरेंस सेलिंग के लिए, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो मैं बता रहा हूँ मेरी क्वालिटी तो बहुत रिच है, पर क्या सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को सुनने के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो इस मोड में है या नहीं है कि वो मेरी बात सुन पाए। तो अगर वो इस मोड में होगा, अगर वो इस बात को समझने लायक होगा, वो मेरे डेटा को रिसीव करने लायक उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, तभी तो मेरा डेटा उसके पास जाएगा। इफ यू बिलीव इन दिस तो से यस। यस ओके ओके वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी दो बातें समझी। सबसे पहली बात कि टेंजिबलाइज करना है अपने प्रोडक्ट को। टेंजिबलाइज करने के लिए द बेस्ट वे टू टेंजिबलाइज आवर प्रोडक्ट इज कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन इज नथिंग बट ए फ्लो ऑफ डेटा इन आवर केस, राइट। क्योंकि हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते, हम लोगों को अपने डेटा दे सकते हैं। अब डेटा कई लोग कहेंगे कि यार हमने तो ना उसको जीवन आनंद की फीचर भेजी थी सर, उसने अप्लाई नहीं किया, हमने उसको जीवन लक्ष्य की फीचर्स भेज दी थी। मैं उस डेटा की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ उस डेटा को कैसे क्वालिटाइज करना है, कैसे उसको बेटर करना है। अब उसको समझना कैसे है कि सामने वाला व्यक्ति इस बात के लिए रिसेप्टिव हो कि वो मेरा डेटा कंज्यूम करने के लिए तैयार है। तो इसलिए मुझे उसके माइंड को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि वो मेरा डेटा समझने को तैयार है या नहीं है। क्या उसका जो ब्रेन सेल्स है, क्या उसकी थॉट पैटर्न है, क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, क्या उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरा डेटा जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ, वो उसके लिए उसका रिसीविंग एंटीना ओपन है नहीं है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा हमें सामने वाले व्यक्ति का रिसीविंग एंगल, सामने वाले व्यक्ति का डेटा कैप्चरिंग के लिए जो वो कर सके उसको उसके लिए तैयार करने की जरूरत है। और वो तैयार करने के लिए पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति का माइंड चलता कैसे है। अगर हमें ये पता चल जाए कि लोगों का माइंड चलता कैसे है तो क्या हम अपने इस काम को मतलब अच्छे से काम कर पाएंगे। से यस और नो। थैंक यू अजय भाई। संजीव जी थैंक यू। सत्यनारायण जी ओके ओके परफेक्ट। तो यानी कि क्या है, हमारा रोल दो तरीके का है। वन, मुझे अपने कम्युनिकेशन की क्वालिटी को बेटर करना है। दूसरा, मुझे सामने वाला व्यक्ति मेरा कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट कर सके, उसका लेवल उस लेवल पे बढ़ाना है। क्योंकि मेरी क्वालिटी तो बढ़िया होगी लेकिन वो सामने वाले का मैंने लेवल नहीं बढ़ाया तो क्या मेरा डेटा उस तक जाएगा? शायद नहीं जाएगा। तो हमें इसलिए समझना क्या है कि हमारे को ये समझना है कि जो लोगों का बाइंग बिहेवियर कैसे काम करता है, लोग कैसे किसी चीज को खरीदते हैं, तो कैसे खरीदते हैं, उनके माइंड में क्या चलता है। अगर हम ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लें तो सामने वाला व्यक्ति जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो डेटा के लिए अलाइन हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद तो मैं जो भी कहूँ तो बात बढ़िया हो जाएगी। आज शुरुआत में ही हम चेतन साहब को हमने सुना, चेतन सर को बड़ी अच्छी अच्छी अपनी कविताएं लिख के हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, रिश्तों से बड़ी कोई बात नहीं। और हमने अपनी जो कम्युनिकेशन से हमने रिश्तों को ट्रिगर करना है, हमने रिश्तों को ट्रिगर करना है और साथ में उनकी रिक्वायरमेंट्स को ट्रिगर करना है। इसके लिए जैसे हमने बात की बाइंग बिहेवियर को समझना है, तो बाइंग बिहेवियर को समझने के लिए क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं अपनी? आई थिंक आई हैव, ओके यस आई हैव दिस, ओके मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस भैया हो रही है। ओके ओके थैंक यू। सो अब अगर मेरे को ये समझ में आ जाए कि लोग कोई चीज खरीदते हैं तो लोग खरीदते कैसे हैं, सबसे पहले मेरे को अगर ये बात समझ में आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना लोगों को
बता सकता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है। तो लोग स्टेज शेयर करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले वो अपनी नीड को डिस्कवर करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि मेरे को 8 GB डेटा की स्पीड चाहिए, या मेरा 500 MB में काम होता है, या मेरे को सिर्फ, जो आज की डेट में अगर हम देखते हैं जो पुराने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 3 MB की स्पीड भी देते हैं, राइट, या मेरा 3 MB से काम होता है। यानी कि मेरे पास जो गैजेट्स है वो गैजेट्स मुझे क्या स्पीड एक्सेप्ट करेंगे, गैजेट्स के लिए क्या स्पीड सुटेबल है, तो इस बेस पे मैं कुछ चीज खरीदने जाता हूँ। सेम वे जब भी कोई व्यक्ति कुछ खरीदता है तो सबसे पहले वो नीड को डिस्कवर करता है कि मेरी जरूरत क्या है। वो नीड को डिस्कवर करने के साथ साथ फिर वो सॉल्यूशंस को सर्च करता है कि यार मेरे को चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे इसी एग्जांपल पे रहें तो मेरी नीड है कि मेरे को अच्छा क्वालिटी ऑफ डाटा चाहिए, स्पीड चाहिए, तो मेरे पास क्या क्या सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल है वहां पे सर्च करता है व्यक्ति। और तीसरी बात, वो सर्च करने के बाद इन चीजों पे डिस्कस करता है, सोचता है कि जो चॉइस को डिसाइड करता है, प्राइस मेरे को क्या देना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, वो ब्रांड कौन सा है, वो रिलेशनशिप में कोई ऐसा बंदा है जिससे मैं फोन करूं और वो एकदम से आ जाए, मैं मतलब ऐसे कोई खास व्यक्ति जिसको जानता हूं, क्या वो उस चीज में डील कर रहा है, और क्या मेरे को कन्वीनियंस है उस चीज को अपने पास लगाने की, और कल को वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंस्टॉल तो कर लिया है अपने घर पे, कनेक्शन लगवा दिया किसी एक खास सर्विस प्रोवाइडर का, क्या मेरे को लगवाने के लिए कन्वीनियंस है, मैं एयरटेल वालों को बोलता हूँ या मैं जियो वालों को बोलता हूँ या कोई कहीं पे भी कोई और सर्विस प्रोवाइडर है मैं उनको बोलता हूँ, वो लगवाने में कितना टाइम लगेगा, और कल को प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने में कितनी कन्वीनियंस है, ये सब बातें सबसे पहले व्यक्ति सोचता है, उसके बाद कोई चीज खरीदता है। उसके बाद वो क्या समझता है, नीड उसकी जो है, नीड प्लस वैल्यू क्या ऑफर की जा रही है और प्राइस क्या है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो आप बीच में देखेंगे एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम सेल्स है। जब तक ये तीनों मैच नहीं होती तब तक सेल नहीं होती। तो हमारे को अगर कोई चीज सेल करनी है तो सेल करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी क्या है कि हम लोगों की नीड को समझें। नहीं उसकी नीड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, नीड को क्रिएट करें। हमने बात की थी ना कि अगर हमारे को कोई डेटा तो मेरा क्वालिटी का हो गया पर वो सामने वाले व्यक्ति उसके लिए रिसेप्टिव नहीं है तो हमारी बात नहीं सुनेगा। और वो रिसेप्टिव कब होगा, जब उसको इस बात का एहसास होगा कि जो मैं ऑफर कर रहा हूं वो उसकी जरूरत की चीज है, वो उसकी नीड है। जब तक उसको इस बात का एहसास नहीं होगा तब तक वो हमारी बात को सुनेगा नहीं। दूसरी बात, वहां क्या देखता है व्यक्ति, सामने वाला क्लाइंट, कि क्या वैल्यू ऑफर हो रही है। भाई अगर मेरे को सिर्फ ये मतलब मेरी नीड के साथ साथ वैल्यू ऑफर क्या हो रही है, प्राइस क्या हो रहा है, ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन में तब जाके वो डिसीजन लेता है और हमारी सेल पे बात सिचुएशन आती है। ये हम सब लोगों के साथ होता है। तो अब प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन ही आता है कि प्रोस्पेक्ट खरीदता क्यों नहीं है। प्रोस्पेक्ट इसलिए नहीं खरीदता या इसलिए हमें टाइम नहीं देता या हमारे फोन कॉल पे नहीं उठाता कई बार या हमारा फोन पे अपॉइंटमेंट नहीं देता, क्योंकि अगर देखा जाए तो रेयरली एक बायर जो है ना वो बिजी है। और अगर आप किसी को फोन करते हैं और आप पूछते हैं अपॉइंटमेंट के लिए और वो अगर आपको खुले में कभी भी कहता है आ जाओ, तो उसका ना ही जाना अच्छा है। तो इसका मतलब वो खुद खाली है। जो व्यक्ति खुद खाली है वो आपको भी खाली करेगा। तो पहली बात है, जो बंदा रियली में बिजी है वो उसमें अपने कामों में इतना बिजी है, क्योंकि जो बिजी होगा वही व्यक्ति के पास समय होगा, जो बिजी होगा वही व्यक्ति के पास पैसा होगा। और आप जिसके पास जाना चाहते हैं, जिसके पास पैसा होगा, वही डिसीजन जल्दी लेगा और वही आपको आपके आप उसको गोल्स तक पहुंचा सकते हो और इंसिडेंटली आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो। तो पहली बात है कि बायर समझने वाली बात है कि बायर रियली बिजी है। दूसरी बात, उसको आधी अधूरी नॉलेज है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो उसको उसको आधी अधूरी नॉलेज है, उसने पहले से सुना CNBC में ये कहते हैं, मेरे दोस्त ने ये कहा था, मेरे पास तो 3600 फोन आते हैं, मेरे अंकल ने ऐसे बोला था। तो क्या हम सब लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आती है? अगर आती है तो प्लीज शेयर करिए कि यस आपके साथ भी सिचुएशन आती है। रोचक सर आप म्यूट पर हो। रोचक सर आप म्यूट पर हो।
ओके, तो पहली बात वो उसको आधी अधूरी नॉलेज होती है। उसके बाद वो क्या है, वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है। उसको लगता है वो अपनी जेब को पकड़ा हुआ है, चलता है, वो पकड़ लेता है जेब को कि यार ये मेरे से ना, मेरे को कहीं खर्चा ना करना पड़ जाए, और वो डिफेंसिव मोड में होता है। तो ये तीन चीजें हमारे को समझने की जरूरत है जब हम किसी क्लाइंट के पास बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की कम्युनिकेशन, दूसरी बात की क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरी बात मैंने क्वालिटी तो अच्छी कर ली पर सामने वाला रिसेप्टिव नहीं है तो क्या होगा, उसके लिए हम समझ रहे हैं दूसरे की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अगर सामने वाले की साइकोलॉजी हमें समझ में आ जाती है, देन वी कैन गो हैड कि हमारी रिच लैंग्वेज, हमारी क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, वो हम सामने वाले को डाउनलोड कर सके। क्वेश्चन ये आता है कि लोग खरीदते कैसे हैं। अगर हमें ये पता चल जाए तो आगे हम फर्दर चल सकते हैं। लोगों को खरीदने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह कैसे होता है कि अगर ये देखिए, ये क्वाड्रेंट में नीचे है असेंशियल, कि असेंशियल कितना है चीज खरीदना, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं वाई एक्सिस में अर्जेंट है। यानी अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो कैसे खरीदता है कि उसके लिए वो प्रोडक्ट कितना असेंशियल है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं बहुत कम असेंशियल है, और राइट साइड पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा असेंशियल है। और अगर आप वाई एक्सिस पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं नीचे लो लिखा हुआ है, हाई ऊपर हाई लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर हम ये समझे, जहां एक लिखा है क्वाड्रेंट 8, एक 1, क्वाड्रेंट 1 का मतलब कि है यहाँ पर जो उस चीज की असेंशियल कितना है वो लो है, कितना जरूरी है वो लो है, लेकिन उसकी अर्जेंसी बहुत ज्यादा है, राइट। दूसरा क्वाड्रेंट क्या कहता है कि असेंशियल भी कम है और वो अर्जेंट भी कम है। और तीसरा क्वाड्रेंट क्या कहता है, वो असेंशियल तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी अर्जेंसी कम है। और चौथा क्वाड्रेंट क्या कहता है कि वो अर्जेंट भी बहुत है और वो असेंशियल भी बहुत ज्यादा है। अब हमें ये समझने से क्या मिलेगा, क्या हम क्या समझ रहे हैं, हम बायर की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा बायर है वो पहले क्वाड्रेंट में किसको रखता है, उसको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा अर्जेंट है, पर हमें पता है वो अर्जेंट तो दिख रहा है उसको लेकिन ना असेंशियल नहीं है। ऐसा क्या है कि जो 2 नंबर में आता है, यानी उसको अर्जेंट भी नहीं दिखता, असेंशियल भी नहीं है, हमें दिख रहा है, पर वो मतलब क्वाड्रेंट 2 में वो पैसा खर्च देता है। क्वाड्रेंट 1 में पहली प्रायोरिटी वो क्वाड्रेंट 1 में देता है, दूसरी प्रायोरिटी अपने पैसा खर्चा करने की 2 में देता है, तीसरी प्रायोरिटी में वो तीसरे क्वाड्रेंट में तीसरी प्रायोरिटी पे आता है, और चौथा क्वाड्रेंट मतलब चौथी प्रायोरिटी में आता है, राइट। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज से यस। अगर ये बात क्लियर है तो प्लीज से यस। थैंक यू सुबोध जी, सत्यराज जी, थैंक यू रावत जी, थैंक यू त्यागी जी, थैंक यू। ओके, परफेक्ट। तो अब हमारे को जब ये समझ में आ गया कि हाँ हमारी जो असेंशियल और इसके बेस पे अगर समझ में आ गया, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ये समझते हैं कि आखिर वो किस चीज को प्रायोरिटी देता है। तो अगर यहाँ देख रहे हैं वो प्रायोरिटी देता है, सबसे पहला क्वाड्रेंट में कहता है कि कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड कुछ उसको करना है, कि मेरे दोस्त ने आईफोन ले लिया है और मुझे आईफोन मेरे पास नहीं है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी वहां देता है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो सबसे पहली वो प्रायोरिटी कहाँ देता है कि कंपटीशन में, कि मेरे दोस्त ने नई गाड़ी ली है तो मुझे भी नई गाड़ी लेनी है, मेरे दोस्त ने नया फोन ले लिया है तो मुझे भी वहां लेना है। तो यानी कि एक व्यक्ति के पास एक लिमिटेड मनी है और वो लिमिटेड मनी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो देता है कंपटीशन की, जहां पे वो कंपटीशन में लोगों को दिखाने के लिए खर्चा करने को तैयार रहता है। दूसरी वो देता है कि डिस्काउंट सेल लगी है, अभी पीछे अमेजोन की सेल लगी थी तो आपने सुना कितनी उसकी सेल हुई थी, इट वॉज इन ह्यूज नंबर्स। यानी कि चीज की जरूरत है या नहीं है, डिस्काउंट मिल रहा है तो ले लो। अब एक व्यक्ति के पास लिमिटेड मनी है, लिमिटेड मनी को उसने प्रायोरिटी कंपटीशन में दे दी और डिस्काउंट सेल में दे दी, तो तीसरी चीज जो कि बहुत असेंशियल है, लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग, तो उसके पैसे नहीं बचे कि वो वहां खर्चा कर सके। तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारा क्लाइंट है, अच्छा सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आप लोगों से समझना चाहता हूँ, क्या आप इस बात में बिलीव करते हैं, क्या आप मानते हैं कि हाँ ये बात ऐसी होती है? इफ ये आप मानते हैं तो प्लीज से यस। मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ अभी।
ओके, तो कुछ लोग ये मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपटीशन में जब पैसा चला गया, डिस्काउंट सेल में पैसा चला गया, तो उसके पास लाइफ इंश्योरेंस के लिए बचा ही नहीं। तो हमें सबसे बड़ी बात, अपने प्रोडक्ट को क्वाड्रेंट 1 में, और जब तक हम नहीं लेके आएंगे तो क्या सामने वाला व्यक्ति हमसे पॉलिसी लेगा, या हमसे वो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें उतनी प्रायोरिटी देगा कि वो आपके साथ रिटायरमेंट प्लानिंग कर ले, या वो आपके साथ लाइफ इंश्योरेंस कर ले? प्लीज ये से यस और नो। अगर आपको लगता है कि यस, लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमारे को उसको प्रायोरिटी की नीड दिखानी पड़ेगी तभी वो हमें सुनेगा, तो प्लीज से यस। आई थिंक थोड़ा सा ना जूम में मेरा चैलेंज आ रहा है, मैं ना वो थोड़ा देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपको स्लाइड्स में भी दिक्कत आ रही होगी। ओके, तो कुछ लोगों ने यस लिखा है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न ये आ गया कि हमें लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग को अगर हमारे को उसको प्रायोरिटी देनी है, तो अब हमारे को अपने डेटा को कैसे क्वालिटी देनी पड़ेगी, कैसे उसको हम अपने क्वालिटी दें, और सामने वाले व्यक्ति को, नीड को हम तो समझ गए हैं, उसको हम समझा पाए कि भाई ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे को अपनी भाषा को पहले रिच बनाना पड़ेगा, क्वालिटी वाली बनाना पड़ेगा, और दूसरी उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को उनकी नीड्स को उजागर कराना पड़ेगा। इसके लिए जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, जो हमने कई जगह सीखा, हमने ट्रेन में सीखा, और मैं उन चीजों को यूज करता हूँ, मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जिनको मैं यूज करता हूँ लोगों को क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, लोगों को मेरे को सुनने के लिए बाध्य करने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोगों से, जब भी तो लोगों को बताता हूँ कि जो भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट अगर करना चाहते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा को क्वालिटी देनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी भाषा को बेटर बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगी, हम कुछ रूल्स को यूज करें। सबसे पहला रूल, जब हम अपना किसी भी चीज को मतलब की बात करते हैं, तो सबसे पहला लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। यानी अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ, मैं अक्सर जैसे करता हूँ, मैं किसी क्लाइंट के साथ बैठ के बात करता हूँ, तो मैं कभी किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस की बात नहीं करता, मैं किसी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात नहीं करता। मैं उनके साथ जब भी बात करता हूँ या उनके बच्चों से बात करता हूँ, तो हम ये बेसिक बात करते हैं कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस इज द राइट फॉर्मूला, whereas income minus expense is equal to saving is the wrong formula. If you really want to grow your wealth, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको सेव करना होगा अपने इनकम में से, चाहे कुछ भी परसेंटेज, चाहे वो 10% हो, 20% हो, जितने आप कंफर्टेबल है, आप उसको सेव करना स्टार्ट करें। उसके बाद जो बचे उसमें से आप एक्सपेंस करें, खर्चा करें। अगर आप ये करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और आप ये, मैं कई बार लोगों को एग्जांपल भी दे देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि सामने वाला क्लाइंट किस तरह का है, कि अगर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है और दूसरा व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है, जो लाख रुपए वाला व्यक्ति है, मान लीजिए वो व्यक्ति का 1 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, साथ में क्रेडिट कार्ड भी ओवर ड्यू है, लेकिन जो 50,000 रुपए वाला व्यक्ति है वो अब तक 30,000 में खर्चा करता है और 20,000 रुपए सेव करता है, तो 10 साल बाद कौन व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा होगा? तो ज्यादातर लोगों का आंसर होता है कि जो 50,000 रुपए कमाता है। हालांकि वो 50,000 रुपए कमा रहा है, वो दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन क्या काम किया, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात समझने वाली ये है कि हम रिच होते हैं इस बात से नहीं कि हमारे पास इनफ्लो क्या आ रहा है, हम रिच होते हैं इस बात से कि हमारा आउटफ्लो क्या जा रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और आप अगर किसी को डिस्कस करेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा, और आपको देखेंगे सामने वाला व्यक्ति भी आपको एक डिफरेंट नजरिए से देखेगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, हम रिच कब होते हैं? हम रिच इस बात से नहीं होते कि हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, लेकिन हम रिच इस बात से होते हैं
कि जो हमारे जेब से पैसा बाहर जा रहा है वो किस तरीके से और कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर हमारे को उस चीज का आइडिया हो जाए, उस चीज को कंट्रोल हो जाए, तो हम एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नाउ अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। एक होता है एसेंशियल एक्सपेंस, जो कि बहुत जरूरी एक्सपेंस है, और एक होता है इमेज रिलेटेड एक्सपेंस। अभी हमने जो पहले देखे थे, हमने क्या बात की थी? एसेंशियल एक्सपेंस की और इमेज रिलेटेड एक्सपेंस की, जहां हमने बात की थी कंपटीशन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, कि साथ वाले व्यक्ति ने ले लिया, मुझे नहीं लिया, मेरे पड़ोसी ने ले लिया, मेरे दोस्त ने ले लिया, मैंने नहीं लिया। तो वो जो इमेज रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, उसके कारण से हमारे जो खर्चे हैं वो इतने खर्च हो जाते हैं कि हमें भी उसका पता नहीं रहता। यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है, इवन हम अगर अपना खर्चा असेंशियल एक्सपेंसेस के अलावा इमेज रिलेटेड एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा कर देते हैं। और यही एक बायर की साइकोलॉजी है। हमें जब भी हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं, तो हमें अपनी भाषा में अगर हम इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस हो कि हाँ, ये बात सही है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मेरे को अपने आउटफ्लो को मैनेज करना जरूरी है। इनफ्लो तो जो है वो है, लेकिन अगर मैं आउटफ्लो को मैनेज करूंगा तभी मैं आगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ कि जो इकोनॉमिस्ट है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने क्या बोला? कैपिटल ग्रो बाय पार्सिमनी एंड डिमिनिश बाय प्रोडिगैलिटी एंड मिसकंडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और बहुत ज्यादा समय में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। और इवन मेरे को भी काफी देर बाद ये समझ में आया कि जो इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने क्या बोला? जो कैपिटल जो है वो बढ़ती कैसी है? पार्सिमनी से, और घटती कैसी है? प्रोडिगैलिटी एंड मिसकंडक्ट। आप एक बार, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप पार्सिमनी, प्रोडिगैलिटी एंड मिसकंडक्ट का गूगल पे वैसे आंसर ढूंढ सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है। पार्सिमनी मतलब अगर आप बेसिकली आप यूज केयरफुल, पैसे को के लिए केयरफुल लेने को पार्सिमनी बोलते हैं, अगर यू आर केयरफुल विद योर मनी। और डिमिनिश बाय प्रोडिगैलिटी मतलब एक्स्ट्रा वेगेंट आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, अगर खर्चा कर रहे हैं तो डिमिनिश होगा, या कोई मिसकंडक्ट में है तो डिमिनिश होगा। इसका मतलब ये है। एक और बड़ी अच्छी बात है, जो एग्जांपल यहाँ हम लोगों से शेयर कर लेते हैं, कि जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का फॉर्मूला जो कि एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने बोला, एक IRR नहीं है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का। इट्स नॉट दैट IRR विच गिव्स यू वेल्थ, व्हाट गिव्स यू लॉन्ग टर्म वेल्थ इज द रेगुलरिटी ऑफ सेविंग। कि आप जब रेगुलर बेस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट हर बार सेव करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, कब तक करते हैं? जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता, तब तक आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। तो कई बार हम लोगों से सुनते हैं, हम लोगों से डिस्कस करते हैं, तो हमें एक बात सुनने को मिलती है कि बेटर IRR प्रोडक्ट में पैसा डालो। तो हमें ये समझने की जरूरत है, पैसा बचाने के लिए या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप अगर बेटर IRR में डाल भी देंगे, तो भी तब तक नहीं होगा जब तक रेगुलरिटी ना हो, जब तक एक रेगुलरिटी ऑफ सेविंग ना हो। और रेगुलरिटी कब तक के लिए? जब तक डिसिप्लिन अचीव ना हो जाए, जब तक गोल अचीव ना हो जाए। तो ये बड़ा जरूरी है, जो हमें अपनी भाषा में लोगों के साथ बात करनी है। और इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी बात मैं कई बार शेयर कर लेता हूँ, ये असेला मकैर्थी है, वॉशर वुमेन थी। ये अपना एक जगह पे जॉब करती थी, जहाँ पे वो कपड़े धोती थी, और कपड़े धो के जो उन्हें पैसे मिलते थे वो डेली बेसिस पे जाके बैंक में जमा करती थी। 40 साल बाद जब वो रिटायर हुई, उनको लास्ट सैलरी मिली, उनको बोला गया कि कल से भी आपको जॉब पे नहीं आना। वो उनकी एक आदत थी शुरू से, जब भी उनको पैसे मिलते थे बैंक में जाती थी, बैंक में जमा कराती थी। और जब वो लास्ट में पैसे जमा कराने बैंकर के पास गई, उन्होंने क्लर्क को बोला, भाई आपने इतने साल मेरे पैसे जमा किए, थैंक यू सो मच। आप, मैं थोड़ा पैसा जमा कराती थी पर आपने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट दी, मैं आज ये लास्ट पैसा जमा कराने आई हूँ आपके पास, तो इसको बाद में कल से अपने पैसे जमा नहीं कराने आऊंगी। तो उस क्लर्क ने पूछा कि मैडम आपको पता है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? देन शी सेड, हो सकता है 30-40 हजार डॉलर्स होंगे। पर क्लर्क ने बोला, नो मैडम, आपके अकाउंट में $100,000 है, यानी $1,00,000। $1,00,000 को अगर आज की डेट में अगर हम कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली शायद 7 करोड़ बनते हैं, राइट। तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको पैसे चाहिए, एंड शी सेड, नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए इतने। कुछ पैसे उन्होंने अपने जरूरत के लिए रखे, और कुछ पैसे का उन्होंने एक NGO क्रिएट कर दिया, जहां पर उन्होंने किस पर्पस के लिए किया कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाया जा सके।
तो इनको काफी सम्मान दिया अमेरिकन गवर्नमेंट ने, और इनकी जो न्यूज़पेपर्स में क्लिपिंग्स आई वो क्या आई कि ये एक कपड़े धोने वाली व्यक्ति जो थी ये फिलैंथ्रोपिस्ट बन गई, यानी एक ऐसी व्यक्ति जो लोगों का लिए फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो समाज सेवा के लिए मतलब खर्चा वर्चा करने को तैयार रहते हैं। सो दिस इज द बेसिकली पावर ऑफ रेगुलरिटी ऑफ सेविंग, कि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ कब होती है क्रिएट, जब आप रेगुलरिटी रखते हैं सेविंग में। और अभी जैसे अतुल जी ने एक बात बोली थी जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि C plus D is equal to R is the only formula which gives you return. अब C plus D क्या है उसको समझ लेते हैं। C का मतलब कंपल्शन, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, ये तीन चीजें जहां पर हो, प्लस में D मतलब डिसिप्लिन हो, अगर ये चार चीजें मिलके तब जाके रिटर्न आता है, रिवॉर्ड आता है। और आप किसी से भी बात करें, अगर आपके बच्चे स्कूल में हैं तो एक कंपल्शन है स्कूल जाने की, एक कमिटमेंट है, एक कंसिस्टेंसी है जिससे वो लगातार स्कूल जा रहे हैं, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन से जा रहे हैं, और तभी उनको एक नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन मिलता है, यानी अगली क्लास में उनका दाखिला होता है। अगर कोई व्यक्ति जॉब में सक्सेसफुल है, आप उनसे बात करें, आप उनसे बोले भाई आप इतने सक्सेसफुल हो, तो क्या आपको लगता है C+D=R कभी फॉलो हुआ है आपका? यस, क्योंकि जो व्यक्ति जॉब में भी रेगुलर बेस पे फ्लरिश कर रहा है, उसने कंसिस्टेंट रहा है अपनी जॉब के साथ, कंपल्सरीली उसने अपने जॉब को प्रॉपर तरीके से किया है, कमिटमेंट के साथ किया है, और डिसिप्लिन में रहा है कि इतने में जाना है, इतने में जाना है, मेरे को जो काम दिया गया पूरा करना है, तभी उसको रिटर्न आया। आप किसी बिजनेसमैन से बात करते हैं जो कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, और इवन आप ये देखेंगे यहाँ हमारे बीच में जो इंश्योरेंस एजेंसी है, अतुल जैन जी का एग्जाम्पल देख लें, आप जितने भी सक्सेसफुल, चेतन जी का एग्जाम्पल देख लें, आप पंकज भाई का एग्जाम्पल देख लें, जितने भी आपको दिमाग में सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट्स नजर आते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, कंपल्शन, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी अपनी रखी है रेगुलर बेस पे, और डिसिप्लिन में रहे हैं कि ये काम करना है, देन ओनली दे अचीव दोज रिवॉर्ड्स। एंड दिस गोज विद ऑल द पीपल जो जिनके साथ आप बात करते हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको आप बायर समझते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे C+D=R नहीं है तो आपको वो रिवॉर्ड मिलने के चांस कम है। अब अगर आपने ये किसी से बात कर ली, ये करने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है, ये बात करने के बाद जो हमारे को, जस्ट सेकेंड, ओके, यस, काफी देर था। तो अब जैसे हमने देखा कि E+D=R जो है वो करने से हमें रिटर्न आता है, और ये जब आप एग्जांपल्स के साथ शेयर करते हैं लोगों के साथ में, लोगों के साथ आप बात करते हैं, स्कूल का एग्जांपल देते हैं, कॉलेज का एग्जांपल देते हैं, जॉब का एग्जांपल देते हैं, बिजनेस का एग्जांपल देते हैं, आपको क्या लगता है, क्या सभी लोग इस बात पे एग्री करेंगे या नहीं? अगर करेंगे लगता है आपको तो प्लीज यस लिखिए। उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा मूल मंत्र देना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं इस अपनी वाणी को विराम करूंगा। प्लीज से, अगर आप लोग को लगता है कि अगर हम ये लोगों से बात करें तो वो इस बात पे एग्री करेंगे कि यस, C+D=R, दिस इज द ओनली फॉर्मूला विच गिव्स यू रिटर्न्स या विच गिव यू रिवॉर्ड्स। ओके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस वो करेंगे। अब आप उनसे एक छोटी सी बात कह सकते हैं कि सर यही फॉर्मूला लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में लगता है, यही फॉर्मूला लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में लगता है। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड्स है, चाहे वो इक्विटी है, चाहे वो इंश्योरेंस है, कुछ भी प्रोडक्ट में डाल रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली कमिटेड हो, कंपल्सरीली आप सेव कर रहे हो, जितना आपने डिसाइड किया, जैसे उतना पैसा रेगुलर बेस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कंटिन्यूअसली डाल रहे हो, कब तक डाल रहे हो? जब तक गोल अचीव नहीं होगा। दूसरा आपका डिसिप्लिन है कि वो जब तक गोल अचीव नहीं होगा आप वो पैसे को विड्रॉ नहीं करोगे। सर अगर आपके अंदर इतना बड़ा डिसिप्लिन है तो सर आप अपने पैसे को कहीं भी डाल लो, वो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर लोगे। जनरली हमारा डिसिप्लिन अपने आप से नहीं होता है। जनरली हमारा डिसिप्लिन, हम लोगों के लिए तो अच्छा काम कर लेते हैं पर हम अपने लिए डिसिप्लिन नहीं होते हैं। सर अगर आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है सुबह हेल्थ के लिए सुबह उठना जरूरी है, वॉक करना जरूरी है? कितने लोग बोलेंगे यस? क्या सुबह उठ के वॉक करना जरूरी है हेल्थ के लिए? कितने लोग यस बोलेंगे?
ओके ओके, तो जितने लोगों ने यस बोला, क्या वो सुबह उठ पाते हैं वॉक करने के लिए? अतुल भाई लग रहा है रोचकपुरी का नेट चला गया है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, शायद नेट की प्रॉब्लम है। अतुल भाई या राजेश भाई, आप चलो इस सब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाओ। अतुल भाई बेटर आप बढ़ा पाओ। एक सेकंड। फ्लो तो यार रोचक सर ही चल रहे हैं अभी। नहीं, बात नहीं आ रही, फोन नहीं आ रहा क्या उनका? दिख रहे हैं या वो डिस्कनेक्ट हो गए? देखता हूँ, अभी चेक करता हूँ। डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट हो गए। आ गए। रोचक भाई आप म्यूट पे हैं आप। आई एम सॉरी, नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूइंग। तो अब अगर जैसे हम लोगों से बात करते हैं तो आप देखेंगे मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे कि हाँ, हमारा अपने आप से डिसिप्लिन में हम मात खा जाते हैं। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि सर, आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें C+D = R इनबिल्ट हो। क्या आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है? आप यकीन मानिए किसी व्यक्ति को इस बात का नहीं आइडिया होगा। और आपके जो एंडोमेंट प्लान्स हैं, these are the only product on this planet जहां पर C+D = R है। आप प्रीमियम देते हैं, कंपल्सरीली आपको देना पड़ता है, कमिटमेंट के साथ देते हैं, कंसिस्टेंटली देते हैं, और जब तक मैच्योरिटी नहीं होती तब तक देते हैं। आप उसको पहले विड्रॉ नहीं करते हैं। आप देखेंगे, अगर आपने डेटा निकाल के देखेंगे, आप कितने सालों की एजेंसी आप चेक करेंगे, कितने लोग सरेंडर करते हैं, आप देखेंगे बहुत छोटा सा परसेंटेज, बहुत किसी कारण से करता हो, लेकिन अदरवाइज वो आपका चलता है। C+D = R is the only method to create that long-term wealth, and only endowment products of LIC of India, or maybe any other company. I don't know about that, but I know about LIC. These is the only thing which can give you a long-term wealth if you are looking for child education, child marriage, or your retirement plans. With this, अभी क्योंकि 9 बज गए हैं, I will like to stop my presentation here, and I really want to thank each one of you for giving me such a great time, such a great patience. Thank you so much. Over to you, Atul bhai. Thank you very much. और बहुत धन्यवाद रोचक भाई, बहुत धन्यवाद आपका आज के सेशन के लिए। और इट इज अ वंडरफुल सेशन। जब भी हम आपको सुनते हैं, हमारे अंदर एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। और जो मैंने जैसे अपनी जब आपको इंट्रोड्यूस करा था, उससे पहले भी मैंने ये बात बोला था कि C+D = R को मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और ना खाली डिस्कस किया है, बट ये इस बात को क्लाइंट भी समझ पाया जब हमने उनको कन्विंस किया, बताया कि आप किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दिखाइए कि कहाँ पे आपको रेगुलरिटी मिलती है, कहाँ पे वो डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो थैंक यू वेरी मच रोचक भाई आपका आज के सेशन के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी FPRT के जो 80 के करीब मेंबर्स आज यहाँ हमारे साथ जुड़े थे, उन लोगों को आपके सेशन से बहुत फायदा होने वाला है, और वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। और आप क्योंकि लाइफ में, लोगों की लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपका अच्छा होना तो वैसे ही स्वाभाविक है। तो मैं फिर अपने FPRT परिवार की तरफ से आपको फिर पुनः धन्यवाद देता हूँ। और मैं राजेश राठौर जी से शांति पाठ के लिए रिक्वेस्ट करता शांति विश्वे देवा
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा